अगर पाकिस्तान वाकई में न्यूक्लियर बम नहीं बनाता तो क्या उसकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती? हम घास की रोटी खा लेंगे पर हम न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। क्योंकि आज़ादी जैसी कोई चीज़ तो पाकिस्तान के हाथ है नहीं, बना ही पाकिस्तान तब था, तो एक तरह से पाकिस्तान का निर्माण है जो 15 अगस्त बराबर। 1947 को हुआ। तब से लेके आज तक आप ये देखिए कि जो इनके यहाँ एक जो लोकेशन की बात की जाती है, वो लोकेशन वाकई में, इसमें दो राय नहीं, कि बड़ी शानदार लोकेशन है। और अगर इसको चलाने वाले वाकई में सीरियस रहे होते तो इसको साउथ एशिया का सिंगापुर बना सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बम क्यों बनाया? बम इसलिए बनाया कि भारत से सिक्योरिटी का खतरा था। जब सिक्योरिटी का खतरा था, आपने न्यूक्लियर बम बना लिया, फिर तो आपको सिक्योर हो जाना चाहिए था ना। मगर सिक्योर आप फिर भी नहीं हुए, आप फिर भी भारत के खतरे का नाम लेते रहे। सही है। और पहले आप इसलिए सिक्योर होना चाहते, न्यूक्लियर बम चाहते थे कि आप सिक्योर होना चाहते थे। फिर आपने तमाम एफर्ट इस बात की भी लगानी शुरू कर दी कि हमें उस न्यूक्लियर बम को सिक्योर करना है। वो सिर्फ अपनी लीडरशिप से ये जुमला ले लेते हैं, ये सेंटेंस ले लेते हैं, यूएनएससी के रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसको कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। लेकिन दरअसल न तो उनको कश्मीरियों की उमंगों का पता है, न दरअसल वो कश्मीरियों की उमंगों का कोई ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, और न ही उनको रेजोल्यूशन का पता है। मिलिट्री की जो आप बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ आप सबके चहेते महेश जी हैं। और महेश जी जो हैं वो अपना ज़बरदस्त व्यूज़ के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही शानदार अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जो कि अग्निपथ विद महेश नाम से है। सर, आपने आज आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे साथ बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। सर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे पाकिस्तान से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, बट क्या रीज़न है कि भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान आज इस कंडीशन पे पहुँच गया? अगर पाकिस्तान वाक़ई में न्यूक्लियर बम नहीं बनाता तो क्या उसकी कंडीशन थोड़ी-सी बेहतर होती? क्योंकि मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूर बनाएँगे। और आज वाक़ई में पाकिस्तान घास की रोटी खाने की कंडीशन पर है। राहुल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया याद करने के लिए। और दूसरी तरफ जो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दरअसल डिपेंड करता है कि आप किस लाइन ऑफ थॉट से बात कर रहे हैं। बट देखिए, अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स की बात करें तो राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, क्योंकि आज़ादी जैसी कोई चीज़ तो पाकिस्तान के हाथ है नहीं, बना ही पाकिस्तान तब था, तो एक तरह से पाकिस्तान का निर्माण है जो 15 अगस्त बराबर। 1947 को हुआ। तब से लेके आज तक आप ये देखिए कि जो इनके यहाँ एक जो लोकेशन की बात की जाती है, वो लोकेशन वाकई में, इसमें दो राय नहीं, कि बड़ी शानदार लोकेशन है। और अगर इसको चलाने वाले वाकई में सीरियस रहे होते तो इसको साउथ एशिया का सिंगापुर बना सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बराबर। लेकिन सच ये है कि ये सबके सब लोग जो एलीट की थे वहां पे, जिनके लिए मुल्क बनाया गया, जिन्होंने, बल्कि यूं कहें कि जिन्होंने अपने लिए ये मुल्क बनाया, वो सबके सब स्वार्थी लोग थे, अपने अपने मतलब के लोग थे। उनका सिर्फ जो मतलब था वो अपना घर भरने से था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ताकत को अपने हाथ में चाहते थे। यही रीजन था कि उन्होंने मुल्क बनाया और इस मुल्क से, हिंदुस्तान से अलग हुए। तो वो आपको राइट फ्रॉम द डे वन आपको नजर आता है कि वो क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। रही बात न्यूक्लियर बम की, तो देखिए हमारे यहाँ ये जो करीब 64 की 64 1964 में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर लेवल के पे कोई मुलाकातें हुई थी, जहाँ पर साइंटिस्ट के साथ में जो भी मुलाकातें हुई हो वहाँ पे, या यूं कहिए कि साइंटिफिक डिवीजन के साथ जो मीटिंग हुई हो, वहाँ पर ये तय हुआ था कि हमको न्यूक्लियर बम बनाना है। 1969 में अकॉर्डिंग टू जनरल चिश्ती के हाथ वहाँ की इंटेलिजेंस, यानी वहाँ की जो आईएसआई है, उसने ये रिपोर्ट्स दे दी थी जनरल चिश्ती को कि हिंदुस्तान बम बना रहा है। और उन्होंने जो मीटिंग के मिनट्स थे वो उनको दिए थे। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ से वो मिनट्स कहीं लीक हुए 1969 में,
और वो पाकिस्तानियों के हाथ लगे, जिससे उनके हाथ ये खबर लगी कि भारत न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो ये पता लगा कि भाई अब तक कुछ ना कुछ भारत ने ऑलरेडी प्रोग्रेस कर ली होगी, तो वहां पर फिर वो वॉर स्केल पे उन्होंने अपने यहाँ कोशिशें शुरू कर दी। और वो 74 में हमारे यहाँ पे हुआ, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए। पाकिस्तान ने नहीं किए, तब तक उनके पास था नहीं, और वो आगे अपनी कोशिशें जारी रखी उन्होंने। ये 1998 की बात है, जब 28 मई 1998 को दोनों मुल्कों ने, मतलब पाकिस्तान ने 1928 को किए, 28 मई को किए, हम उससे पहले कर चुके थे। तो आप ये देखें, तब से और 28 मई 1999 तक आने तक के रास्ते में पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक रास्ता अपने लिए तय कर लिया था। ये कहना कि पाकिस्तान की किस्मत बड़ी अलग होती, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता। उसका कारण क्या है कि वो पैसे और वो एफर्ट यहाँ नहीं लगती, तो भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में ही लगानी थी, क्योंकि वो शुरू से यही करते हुए आ रहे हैं। बराबर। तो ये थ्योरेटिकली तो बात कही जा सकती है कि हाँ शायद पाकिस्तान की हालत बेहतर होती, लेकिन सच ये है कि देखिए उन्होंने बम क्यों बनाया? बम इसलिए बनाया कि भारत से सिक्योरिटी का खतरा था। जब सिक्योरिटी का खतरा था, आपने न्यूक्लियर बम बना लिया, फिर तो आपको सिक्योर हो जाना चाहिए था ना। मगर सिक्योर आप फिर भी नहीं हुए, आप फिर भी भारत के खतरे का नाम लेते रहे। और पहले आप इसलिए सिक्योर होना चाहते, मतलब न्यूक्लियर बम चाहते थे कि आप सिक्योर होना चाहते थे, फिर आपने तमाम एफर्ट इस बात की भी लगानी शुरू कर दी कि हमें उस न्यूक्लियर बम को सिक्योर करना है, क्योंकि आपने जो बाकी के एसेट्स बनाए वो उस बम पर हावी हो रहे थे। तो कभी आप बम के न होने से इनसिक्योर थे, कभी आप बम के होने से इनसिक्योर हो गए कि भाई कहीं वो बम चुरा के ले जाए हमारा। तो दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली इट्स ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं। सच ये है कि मुल्क के हालात बेहतर तब होते हैं जब लीडरशिप ऑनेस्ट हो, लीडरशिप कमिटेड हो। लीडरशिप यहाँ ऑनेस्ट भी थी और कमिटेड थी पाकिस्तान में, मगर सिर्फ अपने लिए। वो अपने लिए ऑनेस्ट थी, अपने लिए कमिटेड थी, तो रिजल्ट कोई फर्क नहीं आने वाला था। वो एफर्ट यहाँ नहीं तो कहीं और लग जाती, लगती वो अपने इंटरेस्ट में ही, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। बराबर। सर मैं फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भारत के पर्सपेक्टिव से भी सोचता हूँ और पूछने की कोशिश करूंगा आपसे कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और वो पॉलिटिकली और इतना अनरेस्ट है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं दूसरी ताकतें भी इंटरनली एक्सटर्नली कहें हावी रहती है। तो क्या ऐसे एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर जो इतना अनस्टेबल है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है? बेशक है। अगर पाकिस्तान खतरा ना हो तो तमाम रिलेशन उनके साथ न रखने के बावजूद मैं और आप लगातार पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे होते हैं? जो अक्सर कई लोग ये सवाल करते हैं ना कि भाई महेश जी हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते रहते हैं? इसलिए कि हम संबंध रखें या ना रखें, ये मुल्क हमारे लिए खतरा है अपनी करंट फॉर्म में, और जो कुछ भी उसके पास है उसके चलते वो हमारे लिए खतरा है। आपके पड़ोस में अगर आग लगी हुई हो तो आपको हमेशा ये चिंता करनी चाहिए कि ये आग कभी भी आपके घर में इसके अंगारे गिर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन। तो ये बेशक हमारे लिए खतरा है पाकिस्तान। ये आपके सवाल का एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज जवाब है कि वो हमारे लिए डेंजर है, खतरा है, रिस्क है। इन्फिल्ट्रेशन वहां से आप देखिए, राइट नाउ व्हाइल वी स्पीक पुलवामा में इस समय एनकाउंटर चल रहा है जी, हमला हुआ है वहां पर जी। तो ये देखिए ना, मतलब हमारे लिए ये रोजमर्रा की बात हो गई है। और ये पुलवामा में कोई आसमान से टपक के तो नहीं आ रहे हैं ना, ये लोग जो आ रहे हैं वहीं से तो आ रहे हैं। बराबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है जी। सर अगर हम इंटरनल पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर भी बात करें तो वहाँ पर बलूचिस्तान एक ऐसा उनका स्टेट है जो हमेशा से एक अनरेस्ट, सबसे बड़ा अनरेस्ट वहाँ पर पाकिस्तान में होता रहा है। फिर उसके बाद में अभी हम लोगों ने रिसेंटली पीओजेके के अंदर भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखे, और ये था कि 27 मई से वहाँ पर सेकंड लेवल के प्रोटेस्ट भी स्टार्ट होने वाले थे। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, कनेक्टिविटी वहाँ की बंद कर दी ताकि वहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए। और इसके अलावा सिंध में भी कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है, केपीके के लोगों की भी अलग थॉट प्रोसेस है। तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान किसी न किसी लेवल पे वापस 1971 वाली सिचुएशन की तरफ तो नहीं जा रहा है? अगर आप बलूचिस्तान की बांग्लादेश बात उससे करते अलग हैं, हो चुका है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, पीओजेके की बात करते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि वो 71 की तरफ उस तरह से जा रहा है जैसा कि 71 के हालात थे, क्योंकि उन दोनों केसेस में जो बॉर्डर्स थे आपकी तरफ के वो जुड़े हुए थे। ईस्ट बंगाल से हमारे यहाँ बंगाल से वहाँ के बॉर्डर्स जुड़े हुए थे। नतीजा क्या होता है कि आपके यहाँ रिफ्यूजीज आ रहे थे। इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। बलूचिस्तान से आपका बॉर्डर नहीं लगता है। आपका बराबर। पीओजेके से बीच में आपकी रिवर आती है, आपका उस तरह से बॉर्डर नहीं लगता है। तो ये और होगा भी तो वो कश्मीर में आपको यू हैव अ सिक्योर बॉर्डर, मोर और लेस सिक्योर बॉर्डर। तो इन एनी केस पीओजेके को 71 से इसलिए नहीं कंपेयर किया जा सकता क्योंकि पीओजेके पर हिंदुस्तान का क्लेम है। ईस्ट पाकिस्तान पर हमारा कोई क्लेम नहीं था। वो अपने आप में एक रियासत का हिस्सा था तब के पाकिस्तान का, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान उसको उसमें कहा जा रहा था। हमारे इस बराबर। केस में हम क्लेम करते हैं इस लैंड के ऊपर जिस पर पाकिस्तान काबिज है, पीओजेके जिसको हम लोग कहते हैं, और दैट इज इट। मतलब वो अगर वो कल को हम उधर जाते हैं या उधर के लोग हमारी तरफ आते हैं या हम उस एरिया को कैप्चर करते हैं, वी विल बी विद इन आवर राइट्स। डोंट बराबर। फॉरगेट जो ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन साइन हुई थी कश्मीर के राजा हरी सिंह के और भारत के बीच में, वो तमाम कश्मीर को लेकर हुई थी, जिसमें वो कश्मीर भी शामिल था जो जिस पर आज पाकिस्तान घुसा बैठा है, पीओजेके जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो तो राजा इस पूरे स्टेट के थे। कंबाइंड कलेक्ट जो पूरा का पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो हमारे पास तो टोटल एरिया की एनेक्सेशन ट्रीटी है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? बराबर। पाकिस्तान वहां पर एक घुसपैठिए की तरह आया और उस पर काबिज होकर बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन दरअसल उसके पास इसका लीगल उसकी लोकल स्टैंड आई क्या है, किस हक से वो वहां बैठा हुआ है। और इसको लेकर बाकायदा हमारी यानी भारत की यूएन में एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि भाई ये हमारे इलाकों में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से खाली कराया जाए, हटाया जाए यहाँ से। तो let's look at it in a purely legal and diplomatic point of view कि बेसिकली पीओजेके में का पाकिस्तान में होने का कोई औचित्य ही नहीं है। बेसिकली उसका कोई रैशनल ही नहीं है कि वो वहाँ है कैसे, पाकिस्तान वहाँ कर क्या रहा है। और अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट चलते हैं, और ये बाय द वे पिछले 1 साल से चल रहे हैं, हाँ जी। हमारे यहाँ तो अभी भी हाईलाइट हुए हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट वहां पर पिछले 1 साल से चल रहे हैं। और अगर ये प्रोटेस्ट कल को बढ़ते हैं और वो लोग डिमांड करते हैं और हमारे यहाँ से मिलने की कोशिश करते हैं, और इमेजिन कीजिए कंडीशन, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि कल को भारत ये कह देता है कि चलिए साहब, यूएनएससी की जो रेजोल्यूशन था जिसमें कहा गया था कि प्लेबिसाइड होनी चाहिए, हम प्लेबिसाइड कराते हैं, निकालो पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर, हम अभी प्लेबिसाइड कराते हैं। देखने लायक सीन होगा, क्योंकि यही पाकिस्तान भाग रहा होगा ना जाने कहाँ कि नहीं 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 हमें भी नहीं करानी, हमें भी नहीं करानी, क्योंकि सबको मालूम है कि वो परेशान लोग हैं और अगर उनको वोट करने का मौका मिला तो वो तुरंत इधर वोट कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दूसरी साइड तो पहले ही भिखारी लोग बैठे हैं। सही बात है। वही लोग तो हैं जो उनका हक मार रहे हैं। दूसरी तरफ इधर कितनी तरक्की हो रही है वो भी देख रहे हैं नदिया के पार से। सही बात। बराबर। तो और जो वो देख रहे हैं, जाहिर है वो तरक्की की तरफ शामिल होना चाहेंगे। कोई भी आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पहले देखता है। न भूला जाए कि हमारी तरफ भी जो कश्मीर है, जो 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 वैली में जो जो लीडरशिप थी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, वो सब के सब आज की तारीख में इलेक्शंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इलेक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल होना चाह रहे हैं। बराबर। अभी अभी जमात इस्लामी ने पिछले हफ्ते ये बात कही है, 10 दिन पहले, कि हम लोग कंफ्यूज थे जो हम लोग मिलिटेंसी की तरफ गए। आप जरा सोचिए, 80,000 लोग मरवाने के बाद उनको ये होश आया है, मतलब कि वो कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन में उन्होंने मुल्क के एक स्टेट के 80,000 लोग मरवा दिए। बराबर। और सर जिस हिसाब से अभी कश्मीर रीजन की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर वोटिंग हुई है, अप्रॉक्सीमेटली श्रीनगर वाली सीट को छोड़ दिया जाए जिस पे 35% वोटिंग हुई, लगभग सभी सीट्स पे 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये शो करता है कि वहाँ के लोगों का और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इसकी तरफ इंटरेस्ट और रुझान कितना बढ़ रहा है। और जो अभी आपने प्लेबिसाइड की बात करी, ये उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसी को फुलफिल नहीं करते, कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे और हर दूसरा पाकिस्तानी आके कहता है कि यूएन में रिजोल्यूशन है, यूएन के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। भाई यूएन के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए तो जो पहली कंडीशन है वो तो फुलफिल करो, तुम अपनी फोर्सेस हटाओ, वहां से अपने लोग हटाओ।
आप हैरान होंगे राहुल, आप किसी पाकिस्तानी हम्म, से, आम पाकिस्तानी से अगर जाकर पूछें, तो उसने इस रेजोल्यूशन को कभी पढ़ा ही नहीं, हम्म, उसने पढ़ा ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ देम। बराबर। वो सिर्फ अपनी लीडरशिप से ये जुमला ले लेते हैं, ये सेंटेंस ले लेते हम्म, हैं, यूएनएससी के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। लेकिन हम्म, दरअसल न तो उनको कश्मीरियों की उमंगों का पता है, न दरअसल वो हम्म, कश्मीरियों की उमंगों का कोई ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, और न ही उनको रेजोल्यूशन का पता है। बराबर, सही बात मैं है। ये फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिन जिन महफिलों में मेरा बैठना हुआ पाकिस्तान में, और जब मैंने बात चलाई, मैंने ये देखा कि जो लीडर्स थे, जो जो पॉलिटिक्स में है मौजूद, उनको तो मालूम है, लेकिन कॉमन पब्लिक में बहुत थोड़े लोग हैं जिनको पता है, उनको पता ही नहीं कि बराबर, ऐसा कुछ है। जो बराबर, पढ़ने का शौक तो पाकिस्तान में है ही नहीं लोगों को। बिल्कुल। और सर इनफैक्ट कॉमन कॉमन पब्लिक तो ठीक है, मैंने एक वीडियो भी देखा था, ये वीडियो बड़ा ओपनली अवेलेबल है, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, जिसके अंदर एक पाकिस्तान पत्रकार यूएन के कुछ लोग बैठे हुए सामने और वहां पर उनसे पूछ रहा है कि यूएन के नहीं है वो, क्रिस्टीन फेयर हाँ, है जो बात कर रही हैं, क्रिस्टीन हाँ, फेयर है बैठी हुई वहां पर जो बात कर रही हैं, और सामने जो है वो एक फेलोशिप लेकर यहाँ से गया हुआ है, पाकिस्तान से फेलोशिप लेकर वहां गया हुआ है, और वो कलाकार बातें कर रहा है, जिसको फिर वो डांट हाँ, लगाती है क्रिस्टीन फेयर। बिल्कुल मैं एग्जैक्टली, जानता हूँ। बराबर। वो हाँ, पूछता है यूएन रिजोल्यूशन से होना चाहिए, तो वो उसको बड़ा डांट लगा के कहती है कि भाई पहले तुम पढ़ तो पर लो तो उसको। आओ। एग्जैक्टली। सही बात है। जी बिल्कुल। गुड। सर अभी अगर हम करंट जो पाकिस्तान की कंडीशन है, जो वहाँ की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जो वहाँ की आर्मी की स्टैंडिंग है, अगर इस चीज़ को बड़ा क्लोजली एनालाइज किया जाए और आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करते हैं, उस चीज़ को देखते हुए मैं एक चीज़ क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि क्या 98 99 का जो समय था जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा के एक आर्मी रूल स्टैब्लिश किया था, जो कि 6-7 सालों तक शायद वहाँ पे चला था, तो क्या वापस उसी बैरकपुर कंडीशन की 99। तरफ, जी। राइट, तो क्या वापस उसी कंडीशन की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, कंसीडरिंग कि जो आईएमएफ की टीम है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का बजट बनवा रही है, और पाकिस्तान को प्राइस इंक्रीज करने के लिए भी शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में उनको फोर्स करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और जो प्लस जो मिलिट्री की जो स्टैंडिंग है, क्या पाकिस्तान इस कंडीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है कि एक और हमको ओवरटेक देखने को मिल सकता है मिलिट्री की तरफ ये से? मिलिट्री की जो आप बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, ये कहा जाना बड़ा आसान है, भारत में लोग, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 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 होता, नहीं होता, लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस जिस तरफ जा रही हैं, वो एक्चुअली बहुत खराब हालत में है। और वो इसलिए नहीं है कि जो आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं या महंगाई की बात जो कर रहे हैं, महंगाई उसका एक फैक्टर है, आईएमएफ का उससे बहुत थोड़ा लेना देना है, सिवाय इसके कि आईएमएफ उनसे कह रहा है कि आप 18% एक अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी लगाइए, हर चीज पर आपका 18% जीएसटी लगना चाहिए। बियॉन्ड दैट एक्चुअली जो जो लड़ाई है वो चल रही है इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में, जो जनरल आसिम मुनीर उनकी हुँ, जो आर्मी चीफ हैं उनके हुँ, बीच में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वेरी स्ट्रेंजली अनफ, इमरान खान कामयाब रहे हैं इस बात में कि वो अपने नैरेटिव को बेच पाए बाहर, फिर चाहे वो उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या शोर शराबे का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की भी अपनी एक बात देखनी होगी आपको, कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि वो पॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल कर लेंगे, और इस इलेक्शन को कंट्रोल करने के बावजूद, यानी कि इस इलेक्शन को भी उन्होंने धांधली की, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि इलेक्शन में धांधली बराबर। हुई है। हुँ, हुँ, एक धांधली से जीते हुए इलेक्शन को पब्लिक रिएक्शन आना ही था, पब्लिक में हुँ, एक नाराजगी मौजूद है उसकी, और उसके बाद में ये जो तमाम इमरान खान मूवमेंट चला रहे हैं वो लोगों को ज़ाहिर इम्पैक्ट कर रही है। महंगाई जो आ रही है, चाहे आईएमएफ की वजह से आ रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, डूब रही है, तो उस सबके चलते पब्लिक में असंतोष बहुत है, और जो पब्लिक में संतोष है उसको इमरान खान उठा रहे हैं पूरा फायदा। इस हुँ, हफ्ते आने वाला है बजट, हुँ, अगर इस हफ्ते का जो बजट आता है वो बजट ज़ाहिर है कि मेजोरिटी है, और अगर पब्लिक पब्लिक सड़क पे आ रही है, इमरान खान के लोग सड़क पे निकलेंगे और वो पार्लियामेंट में भी हल्ला मचाएंगे, पार्लियामेंट में ज़ाहिर है बजट पास हो जाएगा, क्योंकि फौज जो है मैंने इसको डंडा मारेगी दो चार को, जो कमी बेशी होगी वोटों की वो सब निकल जाएगी, वैसे भी ये गवर्नमेंट मेजोरिटी में तो है ही। हुँ, तो
बजट पास हो गया तमाम हल्ला गुल्ला करने के बावजूद, जो कि होगा, तो मामला सड़क पे जाएगा। यही इमरान खान के लोग सड़क पे निकलेंगे। और चूंकि वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा बजट, लोगों को मीडिया में खबरें मिल चुकी होंगी कि भाई अब ये होने जा रहा है, तो जो असंतोष है, क्योंकि आप ये जान लीजिए, जिस किस्म के टैक्स लगाने के लिए वो कह रहे हैं, उतना ही नहीं, जिस किस्म का इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो कम करने के लिए कह रहे हैं। नतीजा जिसका ये होगा कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। यानी कि टैक्स, जो सैलरीड क्लास है वो अपना बमुश्किल कोई सैलरी घर लेकर जा रही होगी, इस तरह का टैक्स उनको किया जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि फिर जाहिर है कि रिवोल्ट तो होगा ना सोसाइटी में। भाई लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? बिजली महंगी, पानी महंगी, आप हर चीज काटने में उतारू हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ, जाहिर है लोग दे नहीं पा रहे होंगे पैसा उतना, तो मुश्किल खड़ी है। तो उस मुश्किल घड़ी में इमरान खान के लोग जो सड़क पर निकल रहे होंगे और उनको पब्लिक सपोर्ट मिलेगी, और सड़क पर जब तूफान चलेगा तो फिर फौज के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो इन पे फायर कर दे। अब बहुत मुश्किल है इतने सारे लोगों पर गोली मार देना। आप कितने लोगों को गोली मारेंगे? 1 2 4 की बात हो तो आप बात समझ में आती है। दूसरी बात एक और, कि आम पब्लिक पर अगर कोई शूट एंड साइड का ऑर्डर देता है, तो उसके फौज पे अपने इम्पैक्ट आएंगे कि फौज अपने ही लोगों पर गोली कैसे चलाए। न भूलिए केपी में, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का मूवमेंट कहाँ से शुरू हो सकता है। मुझे लगता है केपी में उनकी गवर्नमेंट है, केपी से वो बहुत आराम से अपनी मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, वहां उनको सपोर्ट भी मिल जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की भी वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सरकार उनकी अपनी है। बराबर। अगर ये प्रोटेस्ट वहां से शुरू होते हैं, मान लीजिए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं, तो आप क्या कर लेंगे? भाई आपके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक ही तरीका है, अगर ये पब्लिक वायलेंट हो रही होगी, आप लोगों ने कोशिश करेंगे, पब्लिक वायलेंट होगी, आगे बढ़ना चाहेगी, आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे, पकड़ने धगड़ेंगे, जेल में नहीं भर सकते आप इतने लोगों को। मान लीजिए 1 लाख लोगों का सैलाब आ रहा है, तो आप उनको जेल में तो नहीं डाल सकते, तो आप करेंगे क्या? तो दो बातें हैं, एक कि आप सीधे सीधे अटैक कर दें, इन पे गोली मार दें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कारण ये भी बताता हूँ केपी का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। मेजोरिटी जो फौज की लोअर ग्रेड के जितने ऑफिसर आते हैं, जो बेसिकली ऑन रोड आपके लिए काम करते हैं फौज के लिए, वो आते हैं केपी से या साउथ पंजाब से। ओके। केपी से लोग आ रहे होंगे, साउथ पंजाब की तरफ आ रहे होंगे, अंदर जो फौज के लोग जिनको आप गोली चलवा रहे होंगे, वो देखिए ना आप, तो वो फौजी अपने लोगों पर कैसे गोली चलाएंगे? बराबर। तो ये मुश्किल आएगी यहाँ पर। तो दो रास्ते हैं, या तो इनको गोली मारा जाए और बड़े डिसिप्लिन फोर्स की तरह से गोली मार के घर चले जाए, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इमरान खान भी इस बात पे काउंट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, यानी कि गोली नहीं चला सकते। दूसरी तरफ आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, आईएमएफ, और आपको दुनिया की सपोर्ट चाहिए, तो ना तो दुनिया आपके पीछे चलेगी ना आईएमएफ, तो आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो कुछ तो करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि बहुत पॉसिबल है कि ये जैसे तैसे काम चलाएं, बजट पास करें, आईएमएफ से पैसे ले लें, और हमेशा की तरह पहली किस्त लेने के बाद में फिर मार्शल लॉ की बात करें। और क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन तो कोई बचता नहीं ना, इस सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप ये मान कर चलिए कि एक किस्म का सॉफ्ट मार्शल लॉ आज भी लगा हुआ है, सरकार कोई फैसले नहीं कर रही है। बराबर। परसों जब 30 तारीख को जब वो आपने देखिए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है कि हम बिजली में 15 रुपए की कट लगा रहे हैं, ठीक है, रात के 12:30 बजे तक वो अनाउंस नहीं होता है। 12:40 पर जाकर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाती है कि नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो नहीं होगा, 4 रुपए बढ़ेंगे, सिर्फ 4 रुपए कट होंगे। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात को ओवर रूल कर रहा है जी। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात को ओवर रूल कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ओवर रूल कर रही है, किसके कहने पर? आईएमएफ के कहने। तो आपको चला कौन रहा है? आपकी सरकार कौन चला रहा है? या तो फौज चला रही है लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे, या फाइनेंशियली आपको वहां चला रही है अपनी आईएमएफ। दैट इज इट। तो ये इस सरकार के होने न होने का कोई मायने नहीं है। बेसिकली जो सरकार कंट्रोल कर रही है वो फौज है, और ये वही सब कुछ कर रहे हैं, या इनसे वही सब कुछ करवाया जा रहा है जो फौज चाहती है। तो नतीजा ऐसे में क्या है कि आप तो इररिलेवेंट इन एनी केस हो गए। अगर ये सरकार आज इलेक्शन करवा देते हैं, भाई देखिए एक रास्ता और है ना कि आप जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें, इनका नाम और निशान मिट जाएगा, तो फिर बचेगा कौन?
सही बात है। और ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कंप्लीटली वो सब करने को तैयार हो जाए, जो फौज तो फिर उस सरकार के भी होने ना होने का क्या फायदा होगा? तो फिर यही होगा कि सही। अल्टीमेटली भी फौज आ जाए। तो इंडिकेशन सारे के सारे ऐसे हैं, क्योंकि और कोई चीज काम करती नजर आ नहीं रही है। ये हुँ, मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। बराबर। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आईएमएफ जो इनको प्राइस इंक्रीज़ या रेट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, अगर कोई एक आम पाकिस्तानी, जो मान लीजिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए कमाता होगा, राइट? और उसमें फिर वो अभी की करंट सिचुएशन में उसका बिजली का बिल जो इतना हाई आता है या पेट्रोल में उसको इतना हाई पैसा लगता है, ये सब चीज़ें, तो वो करते-करते मान लीजिए 15,000 रुपए उसके खर्च हो जाते होंगे, राइट? तो अब अगर ये रेट्स वापस इंक्रीज़ होंगे, पेट्रोल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगा, तो फिर उसके 2 ही हज़ार बचेंगे। तो फिर वो अपने घर परिवार को कैसे पालेगा? और ऐसा तो नहीं होगा कि वो रेट इंक्रीज़ होने के बाद में उसकी सैलरी 20,000 से लेके 40,000 हो जाएगी, तो वो हैंडल कर पाएगा एक्सपेंसेस? ये चीज़ तो पहली बात होगी नहीं। तो राहुल, सैलरी किसी की बढ़ी नहीं है। हुँ, दूसरी बात, इन्फ्लेशन जिसको कम करने की बात की जा रही है, वो आने वाले दिनों में शूट अप कर रहा है, वो कुछ उसका मतलब नहीं है, बराबर। इन्फ्लेशन कहीं को कम नहीं हो रहा है। हुँ, एक रोटी की कीमत, जरा सोचिए, अगर मान लीजिए, वैसे ऑन एन एवरेज जो कीमत मानी जाती है, जो सैलरी मानी जाती है, तनख्वाह मानी जाती है पर कैपिटा पाकिस्तान में, वो करीब 25,000 की होती है। मैं हुँ, आपकी बात मान लेता हूँ, 30,000 मान लेता हूँ। हुँ, अब जरा कैलकुलेशन कीजिए, और इसको इस कैलकुलेशन पर कीजिए कि एक परिवार में कम से कम 6 सदस्य होते हैं। 6 हुँ, मेंबर का फैमिली होती है ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में। हुँ? एक रोटी की कीमत 20 रुपए है। हुँ, आप अगर खाली बल्ब जला रहे हैं, तो भी आपका 10,000 बिल आ ही रहा है। हुँ? बराबर। तो अगर 30,000 है, तो 10,000 चीज़ें कम से कम ये निकल गए। हुँ, अब आप ये देखिए, 6 मेंबर हैं, एक रोटी की कीमत 20 रुपए है। अब ज़रा आप गिनती करिए, कौन-कौन कितनी-कितनी सही खाएगा? बात है। और बराबर, 1 दिन की कीमत निकालिए, एक दिन और की 30 कीमत। से मल्टीप्लाई करिए, और देखिए आपके हाथ में क्या सही। आता है। पेट्रोल भूल जाइए, ऑफ़िस जाना भूल जाइए, रोज़ की किराया भूल जाइए, स्कूल बच्चों का भूल जाइए, उनकी किताबें भूल जाइए, यूनिफ़ॉर्म भूल जाइए, फ़ी भूल जाइए। एग्ज़ैक्टली। तो फिर लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे, इतना हो-हल्ला नहीं मचाएँगे, इतना रिवोल्ट नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ जाएँगे? सर, यू हैव माय वर्ड। एग्ज़ैक्टली, बराबर। और ये बड़ी इसलिए सिंपल सी शायद कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी कोई रॉकेट हुँ, साइंस नहीं है। सही बात है। आप 5 मिनट के लिए अपने आप को, खुदा ना करे, मतलब अब कोई हमें, हम आप में से कोई भी क्यों पाकिस्तानी जेब रखे अपने आप को, मगर अगर आप इमेजिन कीजिए एक पाकिस्तानी को, और देखिए कि उसके पास 30,000 रुपए हैं, और उसे ये अकाउंट मैनेज करना है, डज़न्ट वर्क, लॉजिकल सही नहीं बात है। है। बराबर। बराबर, तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े ही भारी होने वाले हैं और सैड। लेट्स सी। एग्ज़ैक्टली, इट्स अनफॉर्च्यूनेट बट ट्रू। और कहीं न कहीं जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि अगर हमारे पड़ोस में आग लगी हो, तो हमें भी उतना ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और भारत भी आई एम श्योर पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली और सभी फॉरेन एस्पेक्ट से एंगल से इन चीज़ों को देख रहा होगा और समझ रहा होगा। एंड आई एम श्योर अगर बेहतरी की तरफ वो आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। पर अभी की कंडीशन के हिसाब से तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। इट्स अ पर सैड आपने सिनेरियो, एग्ज़ैक्टली वेरी बहुत सैड। सैड सिनेरियो है। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। आज आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया और जो वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर किए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर किसी टॉपिक पे ज़रूर बात होगी, आपसे ज़रूर समय लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जी, जी, बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया।